हाँ हाँ, गवर्नर की ही ऑर्डिनेंस पावर पूछिए। और प्रेसिडेंट की? बताओ अनुदीप। 123 याद है? वीटो कौन सी वीटो पावर्स बताओ प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स कौन कौन सी है? चलो, मत करो रिवीजन। कोई नहीं, आज की हेडिंग डालेंगे वॉइस प्रेसिडेंट। यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सबसे पहले देखा जाए तो आर्टिकल, अच्छा देखो, उपराष्ट्रपति अगर मैं देखा जाऊं तो सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास उसके बाद सबसे बड़ा संवैधानिक वरीयता में देखा जाए तो सबसे पहले आता है आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। उसके बाद देखा जाए तो वॉइस प्रेसिडेंट। वॉइस प्रेसिडेंट यानी कि अगर हम देखा जाए तो संवैधानिक वरीयता में जो आपके हायरार्की है उसमें जो है दूसरा पद कौन सा किसका आता है भाई? आपके वॉइस प्रेसिडेंट का आता है। सबसे पहला आता है आपका राष्ट्रपति का, उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति का। दूसरी बात कि हमने कौन से देश के संविधान से लिया उपराष्ट्रपति का पद, तो मैंने बताया था अमेरिका, यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने कि जो उपराष्ट्रपति है उसका पद हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से, है ना। चलिए, इसके बाद अब आर्टिकल 65 की बात करते हैं। आर्टिकल 65 कहता है कि भाई जिस प्रकार से देश का एक राष्ट्रपति होगा उसी प्रकार से देश का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति भी होगा, है ना। तो देयर शैल बी अ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति का क्या होगा? हमारा एक पद होगा। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। और अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, खाली होता है, तो उस कंडीशन में अगर बात करी जाए तो वॉइस प्रेसिडेंट, अगर वॉइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होती है तो तब क्या होगा? प्रेसिडेंट में हमने देखा था, परिधि पीछे नहीं, आगे बैठो, शिफ्ट हो जाओ। वॉइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर खाली होती तो कौन उसका जो है यहाँ पे पदभार संभालेगा? वॉइस प्रेसिडेंट। वॉइस प्रेसिडेंट अगर खाली होता है उसका, अगर वॉइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई, सीजीआई भी नहीं है तो हेड सीजीआई, मतलब जो हेड ऑफ द ग्रुप होता है उसका, अगर वो भी नहीं है तो चुनाव करवाने होते। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तब हमें इलेक्शन करवाने होते हैं। जैसे अभी याद आया आपको जगदीप धनखड़, इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ के कारण जो है इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। उसकी जगह पे कौन बना है? जगदीप धनखड़ की जगह पे उपराष्ट्रपति कौन बना है? बताओ। करंट का सिनेरियो है, क्वेश्चन बन भी चुका है, इस पे एक बार क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। सीपी राधाकृष्णन, याद आ रहा नाम, है ना। तो सीपी राधाकृष्णन जो है अब जो है जगदीप धनखड़ की जगह पे कौन बने? आपके वॉइस प्रेसिडेंट बने। चलिए, तो ये हमने देखा कि आर्टिकल 65 कहता है, आर्टिकल 65 के तहत बोला गया है कि देयर शैल बी द पोस्ट ऑफ वॉइस प्रेसिडेंट, यानी कि एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति का पद होगा। उपराष्ट्रपति का पद जो है रिक्त नहीं होगा। अगर खाली होता है तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है? इलेक्शन करवाने। आई बात समझ में? इलेक्शन करवाने। चलिए आगे देखते हैं, आर्टिकल 64 और 65 की बात करते हैं ना। आर्टिकल 64 कहता है, आर्टिकल 64 कहता है कि जो वॉइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का चेयरमैन होगा। आपको पता है संसद में आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में आपके लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और
प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट तो आपको पता है, राष्ट्रपति जो है निर्दलीय होता है, किसी भी दल का नहीं होता है, वो एक स्वतंत्र निकाय होती है ना, वो किसी भी दल का नहीं। लोकसभा, लोकसभा स्पीकर वही बनता है जो आपकी बहुमत दल की सरकार होती है, जिस दल की सरकार है उसी दल का एक व्यक्ति जो है यहाँ पे कौन बनता है, स्पीकर। कौन है अभी रिसेंट आपके लोकसभा स्पीकर, कौन है? तुम नहीं बोलोगे, कोई और बोलो, कौन है लोकसभा का स्पीकर अभी रिसेंटली, कौन है? राज्यसभा लोकसभा के जब सेशन चलते देखते हो? नहीं देख, हाँ भी और ना भी, थोड़ा बहुत है ना कि अगर स्क्रोलिंग करते समय आ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं आया। कौन है? जोर से बोलो। गलत। हाँ, लोकसभा का स्पीकर कौन है आपका? ओम बिरला। तो लोकसभा का स्पीकर कौन होगा आपका? वही होगा जिसकी बहुमत दल की सरकार होती है, जिसकी सरकार होगी उसी का एक व्यक्ति जो है चेयरपर्सन बनता है। राज्यसभा में बात करूं तो राज्यसभा मतलब क्या होता है? लोकसभा का मतलब तो ये होता है ना कि हमने डायरेक्ट जिनको वोट किया वो आपकी लोकसभा मेंबर बन गए। राज्यसभा भी तो होता है ना कोई एक बॉडी। तो राज्यसभा मतलब क्या होता है? राज्यसभा मतलब होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हमारी राज्य है, इन राज्यों से एक एक व्यक्ति, मतलब इन राज्यों से मंत्री चुन के कहा जाएंगे राज्यसभा में। जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 5 जो है यहाँ पे लोकसभा सीट है, तो 5 सांसद होंगे आपके कहा लोकसभा के, 3 कहा होंगे आपके राज्यसभा में। तो स्टेट्स के जो विधायक होते हैं, विधायकों में से ही कुछ विधायक चुन के जाते कहा राज्यसभा में। आई बात समझ में? कुछ विधायक चुन के जाते कहा लोकसभा में। आई बात समझ में? तो जो विधायक लोकसभा में चुन के जाते हैं उनको हम बोलते हैं सांसद। कहाँ के? लोकसभा के। जो विधायक राज्यसभा में चुन के जाते हैं वो भी आपके सांसद ही होते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा का क्या होगा? एक पदेन। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, या फिर ऐसे बोलो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है आपका, वाइस प्रेसिडेंट जो आपका कहा क्या होगा? राज्यसभा का चेयरमैन होगा। राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होगा। आई बात समझ में? अच्छा ये 65 है, मैंने 63 का 63 की जगह 65 लिख दिया, इसको ना करेक्ट करना। चलिए 64 हमने देखा, 64 देखा हमने कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो आपके राज्यसभा का सभापति होगा। चलिए 65 की बात करते हैं। तो 65 आपका कहता है भाई क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो जब भी आप किसी भी एक अधिकारी की या एक किसी भारत के किसी अधिकारी की अगर आप क्वालिफिकेशन देखते हो तो 2 क्वालिफिकेशन तो मैंडेटरी है। क्या? सिटीजन ऑफ 35 नहीं भाई, 35 जो एज है ना वो वेरी करती है अलग अलग जगह। सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कोई जॉब ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए, यानी कि सरकारी पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, तो जॉब ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए, यानी कि लाभ के पद पर ना हो, सरकारी नौकरी ना हो उसकी। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल्स का इतना ध्यान मत दो तुम, नहीं पूछे जाते इतने। हाँ क्या हुआ 66 में? अच्छा हाँ ये 66 तो है। सिक्सटी सिक्स सही कहा तुमने, करेक्ट करा दी मुझे। 65 नहीं है। तो आर्टिकल 63 हमने देखा, 65 में कुछ नहीं है। इतना ना एक एक आर्टिकल में मत जाओ, आर्टिकल उसको पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है बस। 63 हमने देखा एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी। 64 हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है किस राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 66 हम देख रहे हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है ना, कि एक तो जो आपका उपराष्ट्रपति है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा लाभ के पद पर ना हो, तीसरा
35 वर्ष की उम्र जो है पूरी कर चुका हो, 35 प्लस हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक हो। पहले हमने क्या देखी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हमने क्या देखी, क्वालिफिकेशन देखी। पहले तो भारत नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जॉब और प्रॉफिट वाला नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरियों को हमारे यहाँ लाभ का पद बोलते हैं। अब क्यों बोलते तुम्हें भी पता है। 35 प्लस की एज कंप्लीट कर चुका हो। दूसरा पे बात करूं तो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, राज्यसभा के सदस्य बनने के लायक हो। ये आपका जो है आर्टिकल 66 में आपके उपराष्ट्रपति की क्या बता रखी है। अगर मैं बात करूं यहीं पे तो जब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है सेम वही चुनाव की प्रक्रिया जो आपके राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताया था ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है ना, बताया था मैंने कि किस तरीके से होता है। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का भी आपका चुनाव होता है। और मैंने आपको बोला था कि जब राष्ट्रपति के पद के लिए आप जाओगे तो आपको 15,000 रुपए जो है आरबीआई में जमा करने होते हैं ना। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति को भी 15,000 रुपए जो है जमानत राशि देनी होती है, कहाँ, आरबीआई में। अगर राष्ट्रपति बन गया, सॉरी उपराष्ट्रपति बन गया तो उसको ये 15,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, नहीं बना तो जब्त हो जाएंगे। अभी आगे बताती हूँ निर्वाचन किस तरीके से। इतना समझ में, क्वालिफिकेशन हमने देखी। चलिए अब जो है आपका जो है यहाँ पे क्या दे रखा है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन मैं यहाँ पे सभी से पूछू, सबने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा है तो इतना तो रिवीजन होना चाहिए अब, कि जो आपका प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन नहीं करता है। मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। पहला आंसर नंदनी देगी मुझे कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। पहले तो ये बताओ कि कौन सी बॉडी जो है आपके इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। इलेक्शन कमीशन करवाती है। और जो ग्रुप आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है उस ग्रुप को क्या कहते हैं। किस ग्रुप, कौन सा ग्रुप जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्या बोलता है उस पर्टिकुलर ग्रुप को। इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब मुझे परिधि बताएगी कि कौन कौन जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन उसमें पार्टिसिपेट करता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, आप भी बता सकते हैं। अच्छा चलो एक तो बता दो तुम में से कोई जिसको पता है, सपना को छोड़ के। एमपी एमएलए, कौन कौन से एमपी एमएलए। मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन, सॉरी जो इलेक्टोरल कॉलेज के ग्रुप मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, वो कौन कौन से होते हैं। एमपी एमएलए तो बोल दिया आपने, लेकिन कैसे वाले एमपी एमएलए, है ना। अब यहाँ पे देखो वॉइस प्रेसिडेंट में जो है सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है भाई, पार्लियामेंट, यानी कि संसद के इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, नॉमिनेटेड एमपी ऑफ लोकसभा राज्यसभा। राष्ट्रपति में हमने देखा था कि नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति ने उनको जो है लोकसभा राज्यसभा में बैठाया रहता है, तो इसलिए वो नॉमिनेटेड व्यक्ति नहीं करते पार्टिसिपेट। लेकिन यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति उसकी कोई भूमिका नहीं है नॉमिनेशन में, है ना। इसलिए जो है लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। लोकसभा में मैंने बताया था 2 एंग्लो इंडियंस, अब तो एंग्लो इंडियंस है नहीं ना, उसको छोड़ो।
लेकिन मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट जो उनको इलेक्ट करता है। आई बात समझ में? तो इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और नॉमिनेटेड व्यक्ति भी पार्टिसिपेट करते हैं। आई बात समझ? इतना ध्यान रखना। लेकिन एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी कि बात करी जाए तो विधानमंडल जो होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, दोनों जो है पार्टिसिपेट नहीं करते। किसमें? उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। इतनी बात समझ में आई? सबको समझ में आया? हाँ भी जोर से बोल लिया करो, है ना। आंसर्स तो नहीं देते लेकिन हाँ जोर से बोल दिया। आई बात समझ में? तो इसमें जो है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के जो है यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, अब ये तो है। अब मैंने आपको बताया था ना कि 50 मेंबर्स जो होते हैं, अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट में मैंने बताया था ना कि 50 लोगों के द्वारा जो है वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट नॉमिनेटेड होना चाहिए और 50 लोगों के द्वारा जो है सेकेंडेंट होना चाहिए, है ना। यानी कि निर्वाचित और मनोनीत होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात करूं तो 20 लोग जो है उसको नॉमिनेट करें। नॉमिनेट करें और 20 लोग जो है उसको क्या करें? नहीं, मनोनीत। एक मिनट, यानी कि 20 लोग कहे कि भाई हम इस प्रस्ताव से खुश है ना, और 20 लोग बोले, मतलब ऐसे मान के चलो कि 20 लोगों ने तो 100% गारंटी दे दी कि हम इसको जो है आगे चल के देखना चाहते हैं, और 20 लोग बोलते हैं कि भाई मैं इस प्रस्ताव से खुश हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना कि क्लास टीचर को अगर आपको क्लास टीचर को अगर आपको चेंज करना है, हटाना है, तो आप जो है क्या करते हो, कुछ बच्चे जो है कुछ ग्रुप जो है एप्लीकेशन बनाते हैं और बाकी के जो बच्चे उस एप्लीकेशन से सहमत होते हैं उस पर सिग्नेचर करते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि वो जनरली चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए इसको हम हटाएंगे, कुछ बच्चे चाहते हैं, कुछ बच्चे जो है उस प्रोविजन से सहमत देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 20 लोग को नॉमिनेट करते हैं, यानी कि बोलते हैं कि हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, और 20 लोग, बाकी के 20 लोग कहते हैं कि हम जो है सहमत है। तो इन टोटल अगर बात करी जाए तो टोटल कितने लोग हो रहे हैं? 40 लोग हो रहे हैं। प्रेसिडेंट में हमने देखा था 100 मेंबर, यानी कि 50 मेंबर इलेक्टेड, 50 मेंबर जो है नॉमिनेट करे, 50 मेंबर जो है इसको सेकेंडेंट करे। लेकिन उपराष्ट्रपति में देखा जाए तो 20%। आई बात समझ में? अभी अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लो, मैं नोट्स भेज दूंगी। आई बात समझ में? इलेक्शन कमीशन ही कर, सारे जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, जो नगर पालिका हो गए, नगर पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के, ग्राम सभा हो गए, इनके जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। लेकिन अगर बात करी जाए तो जो आने वाले अगले साल जो विधानसभा के उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले, वो कौन कराएगा? आपका चीफ इलेक्शन का, मतलब जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है वो कराएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि जो नीचे लेवल पे जो होते हैं, मतलब नगर पंचायत, नगर पालिका, इनका जो है इलेक्शन करवाना। स्टेट का इलेक्शन करवाता है कौन? आपका सेंटर का इलेक्शन कमीशन। आई बात समझ में? चलिए, इतना कंफ्यूजन मत आना। चलिए, नोट याद रखना, एक नोट लिखेंगे आप। नोट में 11वां संविधान संशोधन कब होता है? 1971 में, 1961 में होता है। 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1961 में, और इसमें ये प्रोविजन किया गया था। इससे पहले, मतलब अगर मैं बात करूं तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका जो आपका इलेक्शन होता था, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता था वो कैसे होता था? जॉइंट मीटिंग से। जॉइंट मीटिंग मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं वो क्या करेंगे? आपस में बैठेंगे और एक उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। लेकिन 11वें संविधान संशोधन के बाद ये प्रोविजन किया गया कि अब जो है
वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होगा, यानी कि अब जो है कैसा होगा, इसका निर्वाचन होगा। आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो 11th जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता था, ज्वाइंट मीटिंग से, यानी कि संयुक्त बैठक से होता था। लेकिन 11वें संविधान संशोधन के बाद जो है यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हम किस तरीके से करेंगे। आई बात समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। जिस दिन मैंने प्रेसिडेंट कराया था उस दिन आए थे आप क्लास में? दोबारा समझाना है? सबको दोबारा समझा देती हूँ ना। हाँ, कि किस तरीके से इलेक्शन कैसे होता है, ये जीतते कैसे, ये पूछ रहे हैं। चार जो लोग हैं क्या बने हैं आप, क्या सेम समझाना है? चलो जिनको नहीं भी पता, तो देखो 4 व्यक्ति जो है आपके इलेक्शन में उठे हुए, मान के चलो, ठीक है, इलेक्शन में उठ रहे हैं। अब यहाँ पे एमपीज भी होंगे, कहाँ के एमपी होंगे, कहाँ के, कुछ लोकसभा के होंगे, कुछ राज्यसभा के होंगे। आई बात समझ में। अब लोकसभा के भी मान लो कुछ 1 2 3 4 व्यक्ति है, राज्यसभा के 1 2 3 4 व्यक्ति है। भाई इस व्यक्ति ने कहा कि मैं पहले 1 नंबर पे इसको देखना चाहता हूँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे मैं डी को वोट देना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे इसको वोट देना चाहता हूँ, चौथे नंबर पे इसको वोट देना चाहता हूँ। अगेन फिर दूसरे वाले व्यक्ति से पूछो तो इसने भी कहा कि मैं पहले इसको ही देखना चाहता हूँ, फिर इसको दूंगा, फिर इसको दूंगा, फिर इसको दूंगा, इस तरीके से। तीसरे वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं पहले इसको वोट देना चाहूंगा, फिर इसको इसको इसको, इस तरीके से जो है यहाँ पे इलेक्शन होता है, मान के चलो, ठीक है। और अब यहाँ पे टोटल काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग होगी, अगर मान के चलो काउंटिंग हो रही है, तो काउंटिंग में कौन जीत रहा है भाई, सबसे ज्यादा वोट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिली है, ए को मिली है, यानी कि पहले नंबर पे ये आ रहा है। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है भाई, दूसरे वोट किसको मिली है, बाकी दूसरे नंबर देखो ना, दूसरा तीनों को 1 1 मिला है। हाँ तो यहाँ पे मतलब मान के चलो ये वोटिंग गलत हो गई है, यहाँ पे तो मैंने टाई वाला गेम करवा दिया। तो अब मान के चलो कि इसको वोट मिल रहा है, इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, क्या आ रहा है इसमें, वोटिंग मिल रही है ठीक ठाक, फिर से टाई हो गया, ए और बी के बीच में 1 2 3 2। अच्छा तो फिर से वोटिंग करानी पड़ेगी। अब सी जीत रहा है, तुम इसको मत देखो ना, तुम इसको देखो कि पहले नंबर पे प्रेफरेंस किसको मिल रही है, पहले नंबर पे प्रेफरेंस किसको मिल रही है, ए को मिल रहा है, तो ए जीत रहा है। पहले नंबर पे प्रेफरेंस किसको मिल रही है, तुम्हें दिया समझ में क्या नाम है तुम्हारा, दिख से समझ में आ रहा है, जबरदस्ती हाँ नहीं कहना, नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझाऊंगी, क्योंकि मैं ये चीजें तो इनको दोबारा पहले समझा चुकी हूँ। चलो तो ए नंबर पे जो है कौन जीत रहा है आपका, ए को कितने वोट मिले, बी को कितने वोट मिले, सी को कितने वोट मिले, बताओ भाई। ए को कितने, ए को फर्स्ट प्रेफरेंस बोला गया, बी को कौन सा बोला गया, बी में कितने आ रहे, 1 2 3 3, यानी कि बी को बोला गया कि हम इसको जो है दूसरे नंबर पे चांस देंगे। सी को कितना मिल रहा है, थर्ड नंबर का देखो ना, इसको तीसरा ज्यादा मिला हुआ है ना, देख रहे हो तुम, इसको 2 ज्यादा मिले हुए, इसको 3 ज्यादा मिले हुए, तीसरे नंबर पे इसको प्रेफरेंस मिल रही है, चौथे नंबर पे किसको प्रेफरेंस मिल रही है, डी को। इस तरीके से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी है भाई, ए को, यानी कि तुम लोगों ने बोला है कि हम ए को जो है क्या ए को जिताना चाहते हैं। आई बात समझ में, तुम जीता कौन, ए। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मतलब यही होता है कि इस प्रक्रिया के आधार पर जो आपके उपराष्ट्रपति का
चुनाव होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत बोला गया कि भाई आपका जो है उपराष्ट्रपति का पद है इसका इलेक्शन होगा। और इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्टोरल कॉलेज करवाएगा, निर्वाचन मंडल करवाएगा। और कैसे कराएगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ। मैं जरूरी नहीं समझती कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। आई बात समझ में? तुम पुरानी वीडियोस देख लेना, यूट्यूब में मिल जाएगी, उससे पता चल जाएगा आपको। आई बात समझ में? आज मुझे मेरी तबीयत थोड़ा ढीली सी लग रही है, इसलिए मेरा आज तुम्हें पढ़ाने का एक्साइटमेंट में थोड़ा कम हो गया है। चलो इतना समझ में आया आपको? इलेक्टोरल कॉलेज, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके बाद आगे आई बात समझ में? चलिए आर्टिकल 66 की ओर मूव करें। तो आर्टिकल 67 के आगे मूव करते। तो आर्टिकल 67 कहता है भाई, आर्टिकल 67 क्या कहता है? टेन्योर ऑफ मैं शॉर्ट फॉर्म में वाइस प्रेसिडेंट को वीपी लिख रही हूँ, ठीक है। टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो आपका उपराष्ट्रपति उसका कार्यकाल। तो बेसिकली देखा जाए तो कार्यकाल कितना, बेसिकली देखा जाए तो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल कितना होगा? टेन्योर कितना होगा भाई? 5 साल। अब यहाँ पे क्या इसको उसके पद से हटाया जा सकता है? हाँ या ना? हटाया जा सकता है। कैसे? वही क्या इम्पीचमेंट लगता है इसके लिए भी, लेकिन जो पर्टिकुलर इम्पीचमेंट वर्ड है ना वो वर्ड उसी के लिए, लेकिन प्रोसेस सबके लिए एक जैसी होती है। प्रोसेस इसकी भी वही होगी। प्रेसिडेंट से थोड़ा कम होगा क्या? अच्छा 27 के साथ कम होगा। क्यों? अपराध तो उन्होंने एक जैसा किया, तो फिर क्या इसको कम और उसको ज्यादा मिलेंगे? वो तो भेदभाव हो जाएगा फिर। तो वो पॉलिटिशियन नहीं है। कैसे बोल सकते? तुम सबसे बड़ा पद वही है, उसके बाद दूसरा पद ये है। अच्छा तो विधायक से बड़ा तो राष्ट्रपति है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस। हालांकि जो अगर कल को क्वेश्चन बने तो वहां पे इम्पीचमेंट शब्द आएगा, तो वहां पे इम्पीचमेंट आप कर सकते हो। आई बात समझ में? इम्पीचमेंट तो 5 साल का कार्यकाल होता है। अगर राष्ट्रपति क्यों नहीं मिल सकती? किसने कहा नहीं मिल सकती? मिल सकती है, अपना पद से रिक्त हो जाएगा। पद में है तो नहीं मिल सकती, पद से रिक्त हो चुका है तो मिल सकती है। यानी कि उसने रेजिग्नेशन ले लिया, ये तो रिटायर्ड हो गया। चलिए फिलहाल अगर मैं बात करूं तो टेन्योर कितना है? 5 साल का। क्या हम प्रेसिडेंट को उसके वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा सकते हैं? तो यस, हाँ उसके 2 कंडीशन है। पहला तो वो रिजाइन दे दे। अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन दे दे, किसको? प्रेसिडेंट को। पहले रीजन तो वो अपने पद से हट सकता है। तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे हो? परिधि तो मेरे को स्पेशल बोलना पड़ेगा। लिख लो बेटा, लिख लो। रिवीजन ही तो हो रहा है तुम्हारा, सब तो लिख रहे हैं। अगर पहला देखो, इतने शॉर्ट नोट्स लिखवाने का मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग चले, तुम्हें अपने आप से लिखना है। हालांकि नोट्स तो मैं दूंगी, लेकिन क्लास में जिस तरीके से तुम्हारी कितनी समझ आ रही है उस हिसाब से तुम्हें लिखना है, अपने हिसाब से लिखो। तो राष्ट्रपति को उसके पद से, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। पहला रीजन तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको दे दे? प्रेसिडेंट को। अभी जगदीप धनखड़ ने अपना रिजाइन किसको दिया था? द्रौपदी मुर्मू को। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है?
प्रेसिडेंट को देता है। तो लिखो इतना कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे दे, प्रेसिडेंट को दे दो। यानी कि उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, या तो वो खुद से हटना चाहे रेजिग्नेशन दे दे, और दूसरा उसने कोई अपराध नहीं, संविधान के अनुरूप कोई काम किया हो, संविधान के अनुरूप कोई काम ना किया हो, संविधान के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम किया हो। जो प्रोसेस आपको प्रेसिडेंट में देखी थी ना कि अगर प्रेसिडेंट कोई गलत काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो उस कंडीशन में उसको जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी यही कंडीशन है कि अगर हम वाइस प्रेसिडेंट को हम उसके पद से हटा सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि अब जब जो है मंत्रिमंडल यानी कि मंत्री परिषद क्या कर दे, इम्पीचमेंट की प्रोसेस। तो दूसरा क्या हो गया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया। आई बात समझ में? जैसे आपका महाभियोग की प्रक्रिया के लिए सेम चीजें, सेम कंडीशन किसकी है, प्रेसिडेंट की। पहला तो अब जो है इम्पीचमेंट की प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना कि प्रेसिडेंट के लिए कि दोनों में से किसी भी सदन में लाई जा सकती है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ पहले स्टार्टिंग में कहाँ लाई जाएगी, पहले राज्यसभा में लाई जाएगी, क्योंकि राज्यसभा का अधिकारी है, राज्यसभा के मेंबर्स के पास ये अधिकार होगा। तो सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया जो आपके उपराष्ट्रपति पर चलती है, उसको लाने का प्रोविजन कहाँ से होगा भाई, राज्यसभा से होगा। आई बात समझ में? राज्यसभा में अगर सभी लोग जो है इस प्रोसेस को, इस बिल को पास कर देते, सब लोग, हाँ, बहुमत को सब लोग जो है राज्यसभा के सभी सदस्य जो है बहुमत से इसको क्या कर दे, पारित कर दे, कहा, लोकसभा के लिए। आ रही बात समझ में, लोकसभा के लिए, है ना। और लोकसभा में 50% प्लस 1 से अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका मतलब महाभियोग की प्रक्रिया सफल हो गई। आई बात समझ? 50% प्लस 1 लोग अगर लोकसभा के इस महाभियोग की प्रक्रिया से सहमत हो जाते हैं तो, है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो दूसरे सदन में आके अपने प्रति जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, गवाही दे सकता है। जब भी किसी व्यक्ति पे महाभियोग की प्रक्रिया लगती है तो 14 दिन पहले उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है कि भाई हम आप पे क्या करने वाले, इम्पीचमेंट की प्रोसेस लगाने वाले हैं। तो जब उपराष्ट्रपति पर हम महाभियोग की प्रक्रिया चलाएंगे, शुरू करेंगे, तो उससे 14 दिन पहले हमें उपराष्ट्रपति को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे प्रेसिडेंट को करते ना इन्फॉर्म 14 डेज पहले, उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ भाई हम तुम पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस लगाने वाले। आई बात समझ में? उसके बाद जो प्रोसेस है वो सबसे पहले कहाँ से संचालित होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, राज्यसभा से शुरू होगी, है ना। क्योंकि राज्यसभा का ही पदेन सभापति है, राज्यसभा का ही चेयरमैन है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे राज्यसभा में ही प्रोसेस स्टार्ट होगी। राज्यसभा के अगर सभी सदस्य इस बहुमत को, इस बिल को, इसको पारित कर दे, तब वो बिल लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में उपराष्ट्रपति या तो खुद आएगा या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट अधिकारी को भेजेगा अपनी गवाही देने के लिए। प्रेसिडेंट को याद कर रहे हो, है ना, सेम चीजें, है ना। फिर जो है यहाँ पे अपनी बातचीत करेगा, वो अपने पक्ष में बातें चलेंगी। और अगर लोकसभा भी 50+1 मेजोरिटी के साथ इस इम्पीचमेंट वाले बिल को प्रोसेस कर देते हैं, पारित कर देते हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए पहुंचा देते हैं, तब जो है यहाँ पे आपको उपराष्ट्रपति उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस सफल हो गई, उपराष्ट्रपति अपने पद से हट गया है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? लिखना चाहोगे या फिर नोट्स में लिखोगे? जब मैं जो नोट्स भेजूंगी उसमें लिखोगे ना? समझ लिया आप लोगों ने? बाकी नोट्स जब आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बस अब इसमें इतना ही था, उसके बाद हाँ ओथ सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नंदिनी और रिया के बीच में क्या बातें चल रही? कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछो। 50% +1, हाँ +1 क्यों है उन्होंने बता दिया है, मेरे को बताना है, ठीक है। चलिए अब देखो ओथ एंड सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना।
वॉइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है भाई आपका? वॉइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपके, राष्ट्रपति आपके उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आई बात समझ में? सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी ऑफ वॉइस प्रेसिडेंट, तो वॉइस प्रेसिडेंट की सैलरी क्या होती है भाई आपकी? 4 लाख पर मंथ। 4 लाख पर मंथ, 4 लाख प्रति माह आपकी राज्यसभा के जो सॉरी उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है, विद अदर फैसिलिटीज। विद अदर फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज में जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया, वो सारी चीजें मिलती है। आई बात समझ में? अदर फैसिलिटीज में अलग से बता रही हूँ, तुम आर्टिकल्स ध्यान मत दो, आर्टिकल्स की मेन हेडिंग को ध्यान दो बस। सैलरी और वॉइस प्रेसिडेंट क्लियर हुआ है ना? अब जो है, क्या वॉइस प्रेसिडेंट की सैलरी खुद की होती है? जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी अपनी एक इंडिविजुअल होती है, आप जो अगर सरकारी कर्मचारी बनेंगे तो आपको सैलरी अपने सरकारी पद के हिसाब से मिलेगी, है ना? लेकिन उपराष्ट्रपति कैसा पद है? राज्यसभा का पदेन सभापति है ना, राज्यसभा का चेयरमैन है। तो जो नोट में ध्यान रखना कि जो वॉइस प्रेसिडेंट है, इसको जो सैलरी है वो किस बेसिस पे मिलती है? राज्यसभा की चेयरमैन होने के बेसिस पे मिलती है इसको। राज्यसभा की चेयरपर्सन होने पे इसको जो है यहाँ पे सैलरी मिलती है, राज्यसभा के चेयरमैन होने की बेसिस पे। आप कल को एक सरकारी अधिकारी बनेंगे, सरकारी कर्मचारी बनेंगे, जिस पोस्ट पर आप जाएंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन उपराष्ट्रपति कैसा पोस्ट है? वॉइस प्रेसिडेंट कैसा पोस्ट है आपकी? राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते, है ना, है ना? हाँ, उपराष्ट्रपति मतलब ये कि प्रेसिडेंट का छोटा भाई मान के चलो, छोटा मतलब सबऑर्डिनेट मान के चलो, जैसे PIS का सबऑर्डिनेट SDM, DM का सबऑर्डिनेट DM। हाँ, मेन ये, इसको सैलरी भी किस बेसिस पे मिलती है? आपके राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, चेयरमैन के रूप में मिलती है इसको सैलरी। इसकी सैलरी चेयरमैन के हिसाब से मिलती है इसको, जो अध्यक्ष है ना, ये अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ, उस हिसाब से इसको सैलरी मिलती है। अभी जब हम लोकसभा स्पीकर वगैरह पढ़ेंगे तब सैलरी का तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, सैलरी है भी नहीं, अलग से देख लेना आप लोग। लेकिन हाँ, मिलती होगी, क्योंकि अब कोई अलग से बड़ा पोस्ट है तो उसको थोड़ा बहुत तो पे लेवल उसका बढ़ता ही हो। इतना समझ में आया? आई बात समझ में? इधर समझ में आ गया? चलिए अब जो है आगे डिस्कस करते हैं हम आपके वॉइस प्रेसिडेंट की पावर्स को। पावर्स ऑफ वॉइस प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ वॉइस प्रेसिडेंट में मतलब पहला काम तो क्या है इसका? जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा है उसके सभापति के रूप में कार्य करना। जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा है उसके अध्यक्ष, उसके चेयरमैन के रूप में, चेयरमैन है उसके रूप में काम करना। आई बात समझ में? पहला जो प्राथमिक कार्य है इसका, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है इसकी, वो है आपके राज्यसभा की अध्यक्षता करना, राज्यसभा का चेयरमैन की भूमिका निभाना। आई बात समझ में? तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसकी भूमिका क्या क्या होती है भाई? टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हॉल, यानी कि जब आपका कोई बिल पास होता है उसमें चर्चाएं होती है, तो जो अंतिम जो चर्चा होती है, अंतिम जो डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन का जो फाइनल रिजल्ट आउटपुट जो निकालता है, कौन निकालता है? यही व्यक्ति निकालता है ना? तो इसका मेन काम क्या होगा? राज्यसभा की अध्यक्षता निभाना, प्राथमिक कार्य। दूसरा हमने देखा था कि अगर जब पोस्ट खाली होती है, किसकी? प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है, तो प्रेसिडेंट की जब पोस्ट खाली होती है तो उस वैकेंट पोस्ट को कौन निभाता है भाई? उस वैकेंट पोस्ट का कार्यभार कौन संभालता है आपका? हाँ, बिल्कुल सही। तो उपराष्ट्रपति आपकी जो है राष्ट्रपति का पदभार संभालता है। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? उपराष्ट्रपति की हमारी 2 पावर्स है, 2 पावर्स है आपके उपराष्ट्रपति की। पहली पावर तो वो अपनी अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता को पूर्ण रूप से निभाएगा, है ना? और दूसरी कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, प्रेसिडेंट की जब पोस्ट खाली होती है, वैकेंट होती है, तो उस वैकेंट सीट को कौन फिल करता है? वॉइस प्रेसिडेंट करता है। यानी कि कुछ समय के लिए जब होता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति चिन्हित होता है, उस तब तक जो है वॉइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अब जो है
कि जिस बीच जो है आपका वॉइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहा है, उस बीच उसको सैलरी कैसी मिलेगी? प्रेसिडेंट की मिलेगी। उस बीच जो उसको हाँ, क्योंकि वो उसका काम संभाल रहा है, तो उस बीच उसकी सैलरी कैसे मिलेगी? उसको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी। जो वो दोनों काम संभालेगा, दोनों दोनों मिलेगी वो। अच्छा, तुम्हारी नजर सैलरी पे जा रखी है? जाओ फिर तुम भी बनो उपराष्ट्रपति। क्या कमाओ 15,000? 15,000 से कुछ नहीं होने वाला। 15,000 के साथ साथ आपको मेंबर का योग्यता भी तो चाहिए आपको राज्यसभा की। फिर अपने उन लोगों के बीच में वो इमेज भी तो क्रिएट करनी है, ताकि जो है 40 लोगों में आगे धक्का मार के भेजे कि नहीं तुम जाओ आगे। ये भी तो है। 15,000 से कुछ नहीं होता। 15,000 तो आदमी यूं ही फेंक देगा किसी को भी। आजकल पैसे कमाना इजी हो रखा है? सरकारी नौकरी है ही नहीं है भाई पैसे कमाने के लिए। तुम कोई पैसे नहीं नौकरी नहीं लग रही तो डिप्रेस मत होना। बहुत से तरीके पैसे कमाने के, लेकिन इलीगल वे में नहीं। तुम किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीख लो, कॉल सेंटर में लग जाओ, फॉरेन जाओ, आराम से विदेश में नौकरी करो, कहाँ दिक्कत है? कोई अपना छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर बन जाओ, कैमरे के आगे नाचना ही तो है बस, ये काम कर दो। हाँ, लड़को तुम देखो कितने यूट्यूबर्स है, अपनी बुलेट पकड़ो और जाओ लद्दाख, अपने चैनल बनाओ। तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट तो हर चीज के लिए चाहिए ना। जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सैलरी पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, वैसे मांगो भाई, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हमको भाई घूमने फिरने के लिए, हम यूट्यूबर बनेंगे, पैसा छापेंगे। चलो फिर वो बात की बात है। तो पहले आपको ये चीजें समझ में आई। राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति में हमने क्या देखा? उसकी शक्तियां देखी, दो प्रकार की शक्ति है उसकी। एक तो वो राज्यसभा का सदस्य के चेयरमैन के रूप में काम करेगा, दूसरा जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होगी तो उस बेसिस पे वो काम करेगा, है ना। पावर्स हमने देखी। चलिए, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट अभी तक वाइस प्रेसिडेंट में? देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे आपका उपराष्ट्रपति भी खत्म हो गया। बिल पास होता है, फाइनल जो वोट होता है इसी का ही तो होता है। फाइनल काम जो होता है ना, अब क्लास मॉनिटर का मान के चलो ना, क्लास मॉनिटर का क्या काम होता है वही मान के चलो। आपके हेड बॉय का काम क्या होता है वही मान के चलो। फाइनल। तो फिलहाल इतना समझ में आया। अब जो है इंडिया में अभी तक जितने भी वाइस प्रेसिडेंट आए उनकी लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगी, कब से कब तक इन्होंने काम किया, इनके समय में क्या, मतलब ये क्यों स्पेशल है ये सारी लिस्ट। अब देखो ये चीजें तो आपके रट्टाफिकेशन वाली है। प्राइम मिनिस्टर टोटल जो अभी तक के प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्राइम मिनिस्टर रहे, ये सब तो आपको याद करने वाली चीजें, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, तो ये मैं आपको भेज दूंगी, है ना। तो फिर उप प्रधानमंत्री भी होता है, डिप्टी बोलते हैं जिसे हम, कलेक्टर नहीं, उप प्रधानमंत्री। लेकिन उप प्रधानमंत्री की पोस्ट ना अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैकेंट है, लेकिन होती है। सुना नहीं तो अब सुनोगे, तो अभी और अजीब अजीब सी बातें सुनोगे। चलो, अभी खाली है ना उप प्रधानमंत्री की पोस्ट खाली है, पता नहीं क्यों नहीं भरी, लेकिन है, उप प्रधानमंत्री का पद भी होता है हमारे पास। तो यहाँ पे जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर और उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको भेज दूंगी टेबुलर फॉर्म में, आपको लिखना है, ठीक है। तो लगभग जो एक पेज छोड़ देना। अब जो हम आगे बात करते हैं आपके किसकी, हमने देख लिया आपका वाइस प्रेसिडेंट, हमने देख लिया आपका प्रेसिडेंट, हमने देख लिया आपका गवर्नर। पार्ट 5 और पार्ट 6 आपका साथ साथ चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब जो हम क्या करेंगे, अगेन एक तरफ लिखेंगे हम और एक तरफ लिखेंगे हम
सबसे पहले तो मुझे परिधि बताएंगी कि जो प्रधानमंत्री चुना कैसे जाता है, चुनाव किस तरीके से तो होता है, लेकिन चुना कैसे जाता है, कौन चुना, मतलब कौन बनता है प्रधानमंत्री? अरे तो प्रधानमंत्री को मोदी के लिए वोट दिए तो मैं कैसे चुनता है वो, बताओ मुझे। बेसिक सी बात है, आदमी को नहीं भी पता होगा तो खोजबीन करता है कि भाई कैसे बनाइए। इलेक्शन तो होता होगा इसका, होता होगा, होता है, कैसे होता है? आप बताइए। कैसे होता है डायरेक्ट इलेक्शन? तुम वोट किसके लिए करते हो? पार्टी के लिए वोट करते हो? आप करते हो लोकसभा के लिए वोट, लोकसभा में भी आप अलग अलग पार्टीज को वोट करते हो, जो पार्टी आपकी जीतती है वो आपका बहुमत दल होती है, उसकी सरकार बनती है, और उस सरकार का भी एक प्रमुख होता है जो आपका देश का प्रधानमंत्री बनता है। आई बात समझ? और वो प्रधानमंत्री फिर अपनी कैबिनेट बनाता है ना। उस कैबिनेट के नीचे भी आपके जो है राज्य मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं। उन स्टेट मिनिस्टर के अंदर भी आपकी किचन कैबिनेट होती है, किचन कैबिनेट, ये किचन कैबिनेट वैसे वाले मत समझना जो किचन में यूज होते हैं, जो आजकल बॉक्सेस चल रहे हैं वो मत समझना। किचन कैबिनेट उनको भी कहते हैं। किचन कैबिनेट एक वो वर्ड है जो कि आपका मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जिन पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, वो कुछ 2-4 व्यक्ति होते हैं, उनको हम किचन कैबिनेट कहते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किस प्रकार से चुने जाते हैं, ये चुने कैसे जाते हैं, पहली बात तो चुने कैसे जाते हैं, चुने कैसे जाते हैं, पहली बात तो ये है। तो इसका आंसर क्या है, दोनों के लिए एक ही, हाँ तुम दोनों में लिखोगे। चुने कैसे जाते हैं भाई, जब चुनाव होता है तो जो आपकी क्या बनती है, मेजोरिटी पार्टी, मेजोरिटी पार्टी यानी कि बहुमत दल, बहुमत दल की आपकी जो है यहाँ पे क्या बनती है, सरकार बनती है। अब बहुमत दल की सरकार कैसे बनती है, आपको पता है लोकसभा में कितने मेंबर्स है आपके, लोकसभा में कितने मेंबर्स है, 500, लोकसभा में इतने मेंबर्स है ना। अब जो है, जो व्यक्ति, जो पार्टी जीतती है वो किस प्रकार से जीतती है, तो मान लो इलेक्शन हुए है ना, और इलेक्शन हुए जब, तो लोकसभा में आपकी टोटल कितनी सीट्स है, 543 है। अब जो है इसका 2 बाय ये फॉर्मूला कर दो, तो यहाँ पे अगर इसका 270 + 1 तो 271 जिस दल के पास, जिस पार्टी के पास वोट्स आ गए उसकी बहुमत बन जाती, उसकी सरकार बन जाती। तुम नॉमिनेटेड में मत जाओ, अभी खाली इलेक्शन पे जाओ, प्रधानमंत्री में नॉमिनेशन नहीं आएगा। तो टाई हो रहा है ना, तो जो कम पार्टी वाले, अब ये है ना जब टाई होता है तो टाई वाली कंडीशन क्या होती है, वोट जिताने के लिए हम किसी ऐसी पार्टी को अपने आप में मिक्स कर देते जो हमारी वोट बैंक बढ़ा दे। नॉमिनेशन वाले में बस इलेक्शन, इसमें सिर्फ आपका वोट देखा जा रहा है, इसमें नॉमिनेशन वगैरह नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वोट देखा जाएगा। आई बात समझ में? तो वोट के हिसाब से अब मान के चल, अब वोट कैसे, ये 270 सीटें कैसी हुई, अब अलग अलग स्टेट्स में आपके अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे उत्तराखंड में 5 है, तो यहाँ पे अगर 5 की 5 बीजेपी की हो गई तो 5 सीट्स आ गई यहाँ। इसी तरीके से होता है, समझ में आ रहा है इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन जब इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगी इलेक्शन किस तरीके से होता है तब देखेंगे कि इलेक्शन किस तरीके से होता है, तब आपको जो है सारी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल यहाँ पे बात करी जाए तो लोकसभा में आपकी कितनी है, 543 सीटें होती है, और उन 543 सीटों में 271 सीटें जिसने जीत दी वो आपका प्रधानमंत्री बन जाएगा। आई बात समझ,
इसी प्रकार से स्टेट्स में भी होता है। एग्जाम्पल उत्तराखंड का लेके चलते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा में कितनी सीट है भाई, डिवाइडेड बाय ये तो कितना हो जाएगा 46, 70 45 होगा ना, 45 होगा, 35 होगा, 36 होगा, मैंने 45 लिख दिया। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा की। अब उन 70 विधानसभा में आने वाले साल में आपके इलेक्शन है, 27 में इलेक्शन होगा, तो 70 सीट्स में से जिसकी मेजॉरिटी होगी वो आपकी सरकार बनाता है 70 में से। अब मान लो यहाँ पे यूकेडी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है ना, तो ये अलग अलग पार्टीज है। अब मान लो कि यूकेडी और कांग्रेस का नाम ले रही मैं, यूकेडी और बीजेपी दोनों के पास वोट आ गए। आई बात में यूकेडी पता है, ये वही उत्तराखंड क्रांति दल है जिसने आपको उत्तराखंड को एक नई पहचान दी है। हालांकि अब जाके दिख रही है, उतने सालों में थोड़ा बहुत दिख रही है। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल, ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने यूपी से उत्तराखंड को अलग करने के लिए आंदोलन किए थे। मुजफ्फरनगर कांड, उत्तराखंड अभी किसने पढ़ी है, किसी ने नहीं पढ़ी है, तो यूकेडी मतलब किसी को पता भी नहीं होगा। तो उत्तराखंड में एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी है यूकेडी, जो कि पर्टिकुलर उत्तराखंड के लिए है। जैसे सेंट्रल लेवल पे पार्टीज होती है, वैसे स्टेट लेवल पे भी अलग अलग पार्टीज होती है, और उन पार्टीज में एक है आपकी यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, है ना। चलिए, तो यूकेडी और बीजेपी, अब बीजेपी के बारे में तो पता ही होगा, इनके बीच में वोट हो रही है ना। तो मान लो इसके पास पड़े 35 वोट और इसके पास आ गए 36 वोट, तो किसकी सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई। नहीं आ रहा समझ में, सबके फेस ऐसे हो रखे हैं, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। पॉपुलेशन के बेसिस पे, हाँ विधायक, आप वोटिंग करी तुम में से किसी ने नहीं करी आज तक वोटिंग, किसने करी है, तो जिसने करी है उसको पता है कि हम इलेक्शन कैसे देते। एक पेपर होता है, हम जिताते किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, हम पार्टी के लिए नहीं करते, विधायक को जिताते। और हम, अब वो विधायक किस दल का है, अगर वो बीजेपी का हुआ तो वोट सीधा बीजेपी के अकाउंट में जाएगा। अगर वो विधायक किसी दूसरी पार्टी का होगा तो वो वोट किसी दूसरी पार्टी के अकाउंट में जाएगा। कुछ विधानसभा राज्यसभा के लिए जाते हैं, इन्हीं लोगों में से, इन्हीं 70 लोगों में से। अभी 70 लोग है ना, ये 70 में से 5 लोग तो आपके डायरेक्ट एमपी है कहाँ के, लोकसभा के, और 3 लोग डायरेक्ट एमपी है कहाँ के, राज्यसभा के। तो इन्हीं 70 लोगों में से जो है ये वहां जाते हैं 8, हाँ 8, ये वही तो है, राज्य का विधायक वहां का विधायक भी होगा ना, सांसद होगा। तो आई बात समझ में, इलेक्शन कैसे होते हैं, तो चुनाव कैसे होता है। चलिए, अब मैं यहाँ पे बात करूं तो पहले तो ये हमने देख लिया कि प्रधानमंत्री कौन बनता है, जिसकी बहुमत दल की सरकार होती है, जो मतलब विधानसभा और लोकसभा में से हाफ में से एक वोट या एक से ज्यादा वोट ले जाए, वो उसकी क्या बन जाती है, सरकार बन जाती है। वो व्यक्ति जो आपको प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बन जाता है। चलिए, अब यहाँ पे सवाल है कि क्या कोई भी पीएम बन सकता है, क्या कोई भी पीएम बन सकता है, क्या तुम पीएम बनने के लायक हो भाई, तुम भी पीएम बनने के लायक अभी नहीं हो, तो आने वाले 20-25 सालों में तो होगे तुम लायक। तो कोई भी पीएम बन सकता है, लेकिन लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। आई बात समझ में, या फिर राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। पीएम कोई भी बन सकता है, लेकिन उसको सांसद बनने की योग्यता रखनी है। आई बात समझ में, अगर लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा का क्या होना चाहिए, मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या कोई भी विधायक बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जो है लोकसभा सॉरी विधानसभा और विधान परिषद का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो।
लेकिन क्या हो कि अगर ना वो लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर, बट स्टिल वो पीएम के लिए वोट, पीएम के लिए उठ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ अच्छा, नहीं वो होगा, लेकिन अब तुमने ये भी तो देखा होगा कि भाई ना तो लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, बट स्टिल ये हर साल पीएम कैसे बन रहा है? हर साल तो नहीं। जीतते नहीं है। हाँ, तो देख, हाँ ठीक है मैं समझ गई। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए कि जो व्यक्ति अगर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो क्या वो पीएम बन सकता है? हाँ, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको 6 मंथ के अंदर या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर है, वो उठ सकता है और उठेगा भी, लेकिन कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी या वो राज्यसभा की सदस्यता लेगा। विदाउट इलेक्शन नहीं, काबिल होना चाहिए ना कि वो कुछ इलेक्ट होके आ जाए। यानी कि अगर मान के चलो उत्तराखंड का कोई, मान लो तुम हो, नवीन है, नवीन है ना, अब नवीन जो है पीएम के लिए उठ रहा है, ना तुम लोकसभा के मेंबर, देखो मैंने आज प्रधानमंत्री बना दिया तुम्हें, ना तुम लोकसभा के मेंबर हो ना तुम राज्यसभा के मेंबर हो, लेकिन तुम पीएम के लिए उठ रहे हो। हाँ तुम उठ सकते हो, पीएम बन सकते हो, लेकिन लेकिन तुम पे काबिलियत होनी चाहिए कि तुम 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा के मेंबर बनो या तो लोकसभा के मेंबर बनो। कैसे हुई कि तुम्हें जो है तुम्हारे जो स्थान के लोग है, तुम्हारे जिस एरिया से तुम बने हो, विधायक जिस एरिया से तुम्हें चुना गया, उस एरिया के लोग तुम्हें जो है यहाँ पे या तो सांसद बनाए या तो या मतलब राज्यसभा का मेंबर बनाए या तो लोकसभा के लिए इलेक्ट करे। मान लो तुम देहरादून से उठे हो, देहरादून के व्यक्ति हो, देहरादून क्षेत्र से उठे हो, देहरादून क्षेत्र के से उठे हो, मतलब है ना, इस एरिया से उठे हो, अब तुम सीधा प्रधानमंत्री के लिए उठे हो, समझ रहे हो? अब जो है यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि यहाँ के लोग, जब तुम प्रधानमंत्री बन गए तो यहाँ के लोग जो है तुम्हें लोकसभा राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट करिए, इलेक्ट करे, बट शर्त ये है कि जिस क्षेत्र से तुम उठे हो उस क्षेत्र में सांसद की जगह होनी चाहिए। एमपी जो लोकसभा है राज्यसभा उस क्षेत्र की क्या होनी चाहिए? देहरादून मतलब जो है, देहरादून से तुम उठ रहे हो, देहरादून जो है या तो लोकसभा क्षेत्र में आना चाहिए या तो राज्यसभा क्षेत्र में आना चाहिए। कंडीशन ये है। तब वो नहीं बन पाएंगे। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि अपनी सीट इन द सेंस की मतलब यही है ना कि आ, अब जैसे आपकी वो थी कौन, मैथिली ठाकुर, वो है कहीं की और उन्होंने अलीगढ़ से चुनाव लड़ा है ना, अलीगढ़ नहीं, वो कहाँ बिहार में कौन सी जगह से उठी है वो किसी दूसरे एरिया की है, दूसरे एरिया मतलब उनका जो एरिया है वो दूसरा है, लेकिन उन्हें दूसरे विधानसभा सीट से चुनी है, दूसरे विधानसभा से लड़ी है वो, उनको क्या कहते हैं? तो वो प्रधानमंत्री के लिए उठे है ना, प्रधानमंत्री बने हैं वो। तो मैं एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो, मैं समझने की कोशिश करती हूँ तुम पूछ क्या रहे हो। हाँ वो स्टिल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और रहेंगे, लेकिन वो अपने एरिया की जो विधानसभा सीट है वो हार चुके हैं, तो अपने एरिया की जो सीट है वो हार चुके हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर तो है, वो प्राइम मिनिस्टर पद पर बने रहेंगे ना, जो उन्होंने अपने इलाहाबाद से जो चुनाव लड़ा है।
चंपारण कुमाऊं के हो। उसके अलग होते हैं ना इलेक्शन, जो आप बोल रहे हो ना। एक मिनट में इसको ना तुम्हारे लिए चेक करके आऊंगी, फिर इसको मैं एक बार देख के आऊंगी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है, अगर मैं जहां तक समझ रही हूँ, कि कोई व्यक्ति अपने एरिया से उठा है, एमपी एमएलए वाली सीट के लिए उठ रहा है ना, और वो प्रधानमंत्री बनता है ना, प्रधानमंत्री बनता है, तो उस कंडीशन में क्या वो प्रधानमंत्री बना रहेगा? अगर वो अपने एरिया की सीट्स को हार जाए तो बना रहेगा भाई वो, क्योंकि उसने जो है कहा के लिए पार्टी, वो अपनी मेजोरिटी पार्टी के लिए उठा है, वो प्रधानमंत्री के लिए उठा है, तो उसने प्रधानमंत्री का वोट, प्रधानमंत्री तो बन गया, वो जीत गया। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने स्टेट की, मैं बात करूं तो अपने स्टेट में वो हारा हुआ व्यक्ति है, बट यहाँ अलग चीज है ना। तो दोबारा से इलेक्शन होगा ना, दोबारा से इलेक्शन होगा। मैंने क्या बोला कि 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर उसको जो है लोकसभा राज्यसभा की मेंबरशिप चाहिए। अगर वो हार जाता है तो दोबारा उसको इलेक्शन करना पड़ेगा। अगर दोबारा इलेक्शन में भी वो हार जाता है तो वो डिसमिस हो जाएगा। इलेक्शन इन शॉर्ट मान, हाँ दूसरी जगह से भी उठ सकते हो जहां से तुम्हें मेजोरिटी मिल रही है पार्टी, जहाँ जिस एरिया से तो एमपी एमएलए बन, एमपी मतलब राज्यसभा लोकसभा के मेंबर बन रहे हो, तो उस एरिया से इलेक्शन लड़ सकते हो। अगर तुम्हें अपने एरिया के लोग नहीं जिता रहे, दूसरे एरिया के लोग जिता रहे, तो तुम वहां से उठ सकते हो वहां। हाँ बस कंडीशन ये कि तुम एमपी जो लोकसभा राज्यसभा वहां का मेंबर होने चाहिए, चाहे तुम दोबारा से री-इलेक्शन करवाओ, री-इलेक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो कोई भी व्यक्ति जो है क्या बन सकता है, लोकसभा सॉरी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर वो व्यक्ति एमपी एमएलए नहीं, एमपी यानी कि लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, बट उसको जो है 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा, ये कंडीशन है। चलिए और देखिए हम आगे, और देखें, चलो 15 मिनट में काफी चीजें कवर कर लेंगे हम अभी। आज मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं है ना, तो आज टाइम बहुत डिले जा रहा है। चलिए 75 की आर्टिकल 75 की बात करते हैं, है ना। इधर 75 की बात करते हैं और इधर 165 की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं 75 की, तो 75 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। पढ़ाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बताई थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स बताई थी आपकी प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 75 कहता है कि भाई प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट जो है आपकी किसकी नियुक्ति करता है? आपके पीएम की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नियुक्ति मतलब शपथ दिलाता है। बात समझ में आई? प्रधानमंत्री इलेक्शन हुए, पार्टी जीती, मेंबर बना, प्रधानमंत्री बना। अब प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाएगा उसको? प्रेसिडेंट। यानी कि आपका जो है प्राइम मिनिस्टर की, जो प्रेसिडेंट जो आपके प्राइम मिनिस्टर की क्या करता है? नियुक्ति करता है। और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी अपॉइंटमेंट करता है। ये सारी चीजें मैंने बताई भी आपको कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की एडवाइस पर, सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। इतना क्लियर? ये सब तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। चलिए सेम वही बात इधर भी हो जाएगी। वही राज्यपाल आपके सीएम की नियुक्ति करता है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, है ना। ये सब तो है क्लियर कि सीएम की नियुक्ति करता है और सीएम की एडवाइस पर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी नियुक्ति करता है। चलिए
अब जो है यहाँ पे आर्टिकल 74 देखो जरा, 74 क्या बताया था मैंने आपको? सेवेंटी फोर मैंने बताया था कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या होता है? हेड होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आपकी कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। लेकिन मैं बात करूं तो ये जो एग्जीक्यूटिव काम जो है, कार्यपालिका के काम है, ये सब के सब कैसे करता है? ये ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने किसको बनाया चाबी? अपनी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति वही काम करेगा, उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से आपके सीओएम यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को काम करने को कहती है। नवीन ध्यान का है, सुन रहे हो? चलिए, तो इतना समझ में आया कि प्रेसिडेंट तो आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड होता है, लेकिन किसके एडवाइस पे काम करता है? वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड कौन होता है आपका? और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है आपका? पीएम होता है। इतना समझ में आया? चलिए, इधर 163 में भी बात करते हैं। 163 भी सेम होती है भाई। गवर्नर जो है आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड होता है। लेकिन ये गवर्नर जो है काम कैसे करता है भाई? राज्य की मंत्रिमंडल के हिसाब से, राज्य की मंत्री परिषद के हिसाब से काम करता है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड कौन होता है आपका? सीएम होता है। इतना क्लियर हुआ? आर्टिकल 165, 74 और 63। कौन सा? 64 में ये 165 है ना? ये 165 में महाधिवक्ता कहां से आ गया? देख लो एक बार ठीक से। इतना समझ में आया कि 75 क्या कहता है आपका? प्रेसिडेंट और उसकी एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब मैंने क्या बताया कि प्रेसिडेंट जो है किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। और उसकी प्रधानमंत्री की एडवाइस पे किसकी नियुक्ति करता है? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। 74 मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड होता है, और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड होने के नाते उसको काम करने की सलाह कौन देता है? मंत्री परिषद। और उस मंत्री परिषद का भी हेड कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री, पीएम। आई बात समझ में? चलिए, इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। तो अभी तक किसी को कोई डाउट? उनकी सरकार नहीं बनती है, वो दोबारा इलेक्शन के लिए उठते हैं, दोबारा हारते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, कभी ना कभी जीत होती है। हाँ, अपोजिशन के भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन जो सरकार है वो नहीं बन पाती है। जैसे आपका वो कौन है? कांग्रेस। ऑपोजिशन का काम ही वही होता है कि जो सरकार बनी है उसके कामों में क्या करना? उल्लंघन करना, कुछ भी जो है आड़े डालना, यही तो काम होता है। अब तुम्हें अपना दोस्त पसंद नहीं है और वो तुम्हारा दोस्त जो है क्लास मॉनिटर बन गया, तुम नहीं बने, तो होता है ना कि भाई ये कैसे बन गया मॉनिटर, जगह तो मेरी थी, मैं भी बन सकती थी। उसी प्रकार से तो यहाँ पे अब देखो,
अब मैं सोची बाकी का तो मैं कल ही करवाती हूँ। हाँ, अभी मैं दोबारा यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, अभी कॉपी बंद मत करो। जो मैंने तुम्हें बताया था वॉइस प्रेसिडेंट वाली, उस लिस्ट को पूरा कंप्लीट कर ले। खैर अभी तो तुमने फिर नोट्स भी नहीं बनाया ना। यहाँ पे अब तुम्हारा क्या बचा है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, उसके बाद आपका महाधिवक्ता। चलिए एक बार ना ये वाला आर्टिकल मैं करके देख के आऊंगी तुम्हारे 165 वाला, कि इसमें जो है स्टेट का अटॉर्नी जनरल, स्टेट का महाधिवक्ता है या नहीं। तो फिलहाल अभी तक क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए फिर आज की क्लास को इतना ही करते हैं ना, बाकी फिर कल करते हैं आपसे मुलाकात।